हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। देश का सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D1 लॉन्च। दोनों सैटेलाइट कक्षा में पहुंचे लेकिन सिग्नल बंद। सरकारी स्कूलों के 750 छात्रों ने बनाए 75 पेलोड। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को सुबह 9 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपना पहला नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इस रॉकेट के साथ ही आजादी सैटेलाइट भेजा गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहले 75 पेलोड देश भर के 75 ग्रामीण सरकारी स्कूलों के 750 छात्र और छात्राओं ने बनाए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डिजाइन करने वाली लड़कियां भी लॉन्च के समय श्रीहरिकोटा में मौजूद रही। तो दोस्तों, रॉकेट ने दोनों सैटेलाइट और उनकी निर्धारित कक्षा में पहुंचा दिया, लेकिन दोस्तों उसके बाद सैटेलाइट से डेटा मिलना बंद हो गया और इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो मिशन कंट्रोल सेंटर से लगातार डेटा लिंक हासिल करने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि EOSO-2 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा और इसका वजन 142 किलोग्राम है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें मिड और लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड कैमरा लगा है और दोस्तों आपको बता दें कि इसका रिजोल्यूशन 6 मीटर है। ये रात में भी निगरानी कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक। पीएम मोदी कर रहे अध्यक्षता, केसीआर और नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक हुई है और दोस्तों प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है। तो दोस्तों, इसमें सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स और केंद्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया है। हालांकि दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बैठक का बहिष्कार किया। साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक में नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिलिंग की यह पहली व्यक्तिगत बैठक है और दोस्तों इसमें केंद्र और राज्यों के बीच एक नई दिशा में काम करने के लिए तालमेल बैठाने को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो दोस्तों, बैठक के एजेंडे में फसल विविधीकरण और तिलहन दालों और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना शामिल है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा का कार्यवहन और शहरी शासन समेत अन्य मुद्दे भी शामिल है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जैसा कि भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, राज्यों के लिए यह समय की जरूरत है कि वे चुस्त और आत्मनिर्भर हो और सरकारी सद्भाव की भावना से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े। तो दोस्तों, बता दें कि नीति आयोग के शीर्ष संस्था परिषद में मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल है और दोस्तों प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सूट बूट में रहने वाले धनखड़ जनता के गवर्नर कहलाते थे, गरीबों से रहा जुड़ाव। ममता बनर्जी ने राखी बांधी थी और ट्विटर पर ब्लॉक किया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हमेशा सूट बूट में रहते हैं। इसके बावजूद वह पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तो गरीबों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनते थे। तो दोस्तों, यही वजह है कि वहाँ लोग उन्हें जनता का गवर्नर कहते थे। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ भी उनका खास रिश्ता रहा है। तो दोस्तों, जब धनखड़ गवर्नर बनकर बंगाल गए तो रक्षाबंधन के मौके पर ममता ने उन्हें राखी बांधी थी। इसके बाद जब कई मौके पर धनखड़ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो दोनों के रिश्ते में तनाव आ गए। वहीं दोस्तों, तनाव इतना बढ़ गया कि ममता बनर्जी ने धनखड़ को ट्विटर पर से ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि धनखड़ सीएम गहलोत से भी अच्छे संबंध रखते हैं। जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त करने के बाद जयपुर में एक कार्यक्रम में गहलोत की जगदीप धनखड़ के छोटे भाई और कांग्रेस नेता रणदीप धनखड़ से मुलाकात हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि राजीव अरोड़ा ने बताया है कि सीएम अशोक गहलोत और धनखड़ में बहुत बढ़िया संबंध रहे हैं। धनखड़ भी पहले कांग्रेस में थे और उनके छोटे भाई रणदीप धनखड़ तो सीएम गहलोत के NSUI प्रेसिडेंट रहते संगठन में काम कर चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में 3 दिन भारी बारिश के आसार। ओडिशा के गुर्दा में अंडरपास में बस फंसी। पश्चिम और मध्य भारत में तेज बारिश का अलर्ट। तो दोस्तों, देश के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हालात खराब हो गए हैं। ओडिशा के खुर्दा में शनिवार को मूसलाधार बारिश होने के बाद सड़कों पर पानी भर गया और तेज बारिश के हालात ऐसे हो गए कि जटनी अंडरपास में फंसी एक सिटी बस आधे से अधिक पानी में डूब गई। तो दोस्तों, समय रहते बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया और इधर मध्य प्रदेश में कई जिलों में
में शनिवार और रविवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई और हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 को बंद कर दिया गया है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में शनिवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रविवार को भी राजधानी में हल्की बारिश हुई। वहीं दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक 8 से 11 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं दोस्तों आईएमडी के मुताबिक 7, 8 और 9 अगस्त को पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश के आसार है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है और 24 घंटे में बारिश के बीच बिजली गिरने से सतना में 3 तो विदिशा में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों राजस्थान में लगातार तीसरे दिन शनिवार को कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। भीलवाड़ा, भरतपुर, अलवर जिलों में 3 इंच से ज्यादा पानी बरसा। वहीं दोस्तों गुजरात में सक्रिय मानसून के चलते आगामी 5 दिनों तक विविध भागों में बारिश की भारी चेतावनी दी गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की एडवाइजरी। 7 राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने, सोशल डिस्टेंसिंग पर दिया जोर, वैक्सीनेशन पर तेजी बढ़ाने के निर्देश। तो दोस्तों देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने 7 राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो दोस्तों इन राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने को कहा गया है। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना को एक लेटर लिखा है। तो दोस्तों केंद्र की चिंता आने वाले त्योहारों को लेकर जिनमें कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को 18,738 नए केस आए। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में शनिवार को 18,738 नए केस आए और दोस्तों जबकि 40 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। तो दोस्तों इन राज्यों में दिल्ली, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मेघालय शामिल है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 13.84% है, उत्तराखंड में 12.39%, गोवा में 10.85%, हिमाचल प्रदेश में 13.75% और मेघालय में सबसे ज्यादा 30.62% रहा है। और दोस्तों दिल्ली को छोड़कर बाकी राज्यों में भले ही पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा हो, लेकिन यहाँ रोजाना केस 1000 से नीचे ही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अप्रैल-जून तिमाही में एचपीसीएल को 10,197 करोड़ का नुकसान। भरपाई के लिए कंपनियां बढ़ा सकती है दाम और जल्द ही महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। तो दोस्तों आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इसकी वजह है देश की सरकारी तेल कंपनियां को हो रहा घाटा। तो दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वित्त वर्ष 2022 और 23 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में 10,196.94 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो दोस्तों ये किसी भी तिमाही में कंपनी को हुआ सबसे ज्यादा घाटा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 1795 करोड़ का मुनाफा हुआ था। वहीं जनवरी-मार्च तिमाही में यह आंकड़ा 1980 करोड़ रुपए पहुंच गया था। तो दोस्तों इससे पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी अप्रैल-जून में 1992.53 करोड़ रुपए नेट लॉस दर्ज किया था कि एक साल पहले इसी अवधि ने नेट प्रॉफिट 5,941.37 करोड़ रुपए और जनवरी-मार्च तिमाही में 6,021.9 करोड़ रुपए था। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश की 2 दिग्गज सरकारी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ के घाटे से उभरने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा सकती है ताकि इस नुकसान की भरपाई की जा सके। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अप्रैल-जून क्वार्टर में भारत में कच्चे तेल का इंपोर्ट औसतन 109 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर था, लेकिन रिटेल पंप की पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 85 से 86 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से थी। तो दोस्तों इससे पहले कंपनियों को नुकसान हुआ और IOCL ने अप्रैल-जून तिमाही के दौरान पेट्रोल डीजल के 10 रुपए और 14 रुपए प्रति लीटर के नुकसान पर बेचा था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आरसीपी सिंह का जेडीयू से इस्तीफा, कहा नीतीश 7 जन्म में नहीं बनेंगे पीएम। पार्टी ने संपत्ति को लेकर जवाब मांगा। तो दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों नालंदा के अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ऐलान किया है। तो दोस्तों इससे पहले उन्होंने एक सादे कागज पर एक लाइन में अपनी बात लिखकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को अपना इस्तीफा भेजा। तो दोस्तों बता दें कि उनसे खरीदी गई संपत्ति को लेकर जेडीयू ने जवाब मांगा था, तो वो पहले से
अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार देर शाम मुस्तफापुर में उन्होंने पार्टी के नेतृत्व में खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और कहा कि जेडीयू डूबता हुआ जहाज है, इसमें अब क्या बचा है। मैंने अपने सहयोगी से कह दिया कि जहां काम कर सके वहां चले जाए। तो दोस्तों उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए यह भी कहा कि वो 7 जन्मों तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि हमें कोई लेटर नहीं मिला, मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, एक बार पूछना चाहिए था, 2 लोगों ने लेटर लिख दिया तो अब इतना हंगामा कर रहे हैं। इसी पर मैंने निर्णय लिया है कि अब बहुत हो गया, मैं अब सीधे पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने सभी सहयोगियों से कह दिया है कि जहाँ काम होना होगा वहाँ चलो। अब मेरे जो सहयोगी है वो एक एक करके इस जहाज से उतर जाएंगे या डूब जाएंगे। तो दोस्तों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरसीपी को पत्र भी लिखा और इसमें बताया गया कि नालंदा जिले में जदयू के 2 साथियों की सबूत के साथ शिकायत मिली है और इसमें बताया गया है कि अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आपके और आपके परिवार के नाम से साल 2013 से और 2022 तक अकुत संपत्ति रजिस्टर कराई गई। इसमें कई प्रकार की अनियमितता दिखाई देती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि खरीदी गई जायदाद जमीनें आरसीपी सिंह की पत्नी और दोनों बेटियों के नाम पर है और एक आरोप यह भी है कि आरसीपी ने खासकर 2016 में अपने चुनावी हलफनामे से इसका जिक्र नहीं किया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पत्नी का 35 लाख का बीमा कराया फिर हत्या कर दी। राजगढ़ में कर्जदार पति को बीमा राशि हड़पनी थी, 5 लाख में दे दी सुपारी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए पति ने खतरनाक साजिश रची। उसने पहले पत्नी का बीमा करवाया, फिर 5 लाख की सुपारी देकर बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। तो दोस्तों मामला राजगढ़ के कुरावड़ थाने इलाके के माना जोड़ का है। तो दोस्तों 26 जून को पूजा मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों साजिश रचने वाला आरोपी उसका पति बद्री प्रसाद मीणा है। न केवल शातिराना अंदाज में पूजा की हत्या करवाई बल्कि मौसेरे भाई को इस मामले में फंसाने की कोशिश भी की। तो दोस्तों बीमा की रकम जल्द पाने के तरीके खोजने के लिए उसने गूगल और यूट्यूब पर वीडियो सर्च किए थे कि किन हालातों में ये पैसा जल्दी मिल जाता है। तो दोस्तों खास बात यह है कि सुपारी के 5 लाख रुपए का इंतजाम भी आरोपी पति ने उधार लेकर किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजगढ़ एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद ने बताया कि बद्री प्रसाद पर 40 से 50 लाख का कर्ज था। उसने कर्ज उतारने के लिए पत्नी का 35 लाख रुपए का बीमा करवाया। तो दोस्तों बद्री इस बीमा राशि से कर्ज चुकाना चाहता था और उसने बीमा राशि को हड़पने के लिए पत्नी की हत्या की साजिश रची। तो दोस्तों घटना के बाद बद्री प्रसाद की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 बेगुनाह लोगों पर केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने वारदात के समय चारों आरोपियों की मोबाइल लोकेशन निकाली, 2 लोगों की लोकेशन गाँव की निकली और एक व्यक्ति की लोकेशन रतलाम में मिली। तो दोस्तों इससे यह पता लगा है कि यह आरोपी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने पूजा के पति बद्री प्रसाद मीणा की सीडीआर निकाली। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके आधार पर पुलिस ने बद्री प्रसाद को थाने लाकर शक्ति से पूछताछ की है तो उसने जुर्म कबूल कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पड़ोसी देश का नया हथकंडा, दूसरे रास्ते बंद हुए तो बिटकॉइन के जरिए कश्मीर में फंडिंग करने लगा पाकिस्तान। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने पहली बार बिटकॉइन के जरिए आतंकवाद को फंडिंग करने की पाकिस्तानी चाल का पता लगाया है। तो दोस्तों राज्य जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के मेंढर पूंछ, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में 2 महिलाओं सहित 7 लोगों के घर पर छापेमारी की है। तो दोस्तों छापे के दौरान एजेंसी ने डिजिटल उपकरणों, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए हैं। तो दोस्तों पुलिस के मुताबिक जिन घरों पर छापेमारी की गई उनमें कुपवाड़ा की जाहिदा बानो, गुलाम मुजाताबा दीदाद और तमजीदा बेगम, बारामूला के यासिर मीर, मोहम्मद सैयद मसूदी, पूंछ के फारूक अहमद और इमरान चौधरी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एएसआई के मुताबिक भारत में आतंकियों के अर्थतंत्र के सभी रास्ते बंद होने के बाद पाकिस्तान अब नए हथकंडे अपना रहा है। फंड भेजने वाली पाकिस्तानी मास्टरमाइंड की पहचान कर ली गई है। तो दोस्तों उसकी पहचान गोपनीय रखी गई है ताकि ग्राउंड नेटवर्क ध्वस्त किया जा सके। वहीं दोस्तों जांच बताती है कि पाकिस्तान या अन्य देशों के क्रिप्टो खातों से बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैंडलरों को ट्रांसफर की जाती थी और हैंडलर अपने बैंक खातों से क्रिप्टो कैश करते थे और पैसा आतंकवादियों को दे देते थे। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।